all of you. मैं घनश्याम ढोडिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री सेकंड इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789, इसके कारण और परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति 5 मई 1789 को हुई थी। 5 मई 1789 को हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति जो कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक परिणाम रही थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध उपनिवेशवासियों का साथ दिया था। अमेरिकी क्रांति में फ्रांस का सहयोग पाकर उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त कर ली थी। इससे फ्रांस वासियों को यह एहसास हुआ कि जब वो दूसरों को सहयोग प्रदान करके उनकी विजय में अपना योगदान दे सकते हैं तो क्या वे अपने भ्रष्ट शासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते। अमेरिकी क्रांति से ही फ्रांस के लोगों ने प्रेरणा ली और अपने फ्रांस के अंदर भ्रष्ट शासन के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। 5 मई 1789 को फ्रांस के लोगों ने तत्कालीन समाज के अयोग्य शासक लुई 16वें और उसकी पत्नी रानी आंतोनेट के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत जो फ्रांस जनता थी वह विजयी रहती है तथा फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया जाता है तथा उसके स्थान पर लोकतंत्र स्थापित किया जाता है। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस के लोगों में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना आदि का विकास होता है। फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित किया जाता है तथा औद्योगिक विकास प्रारंभ होता है। फ्रांस की क्रांति में अनेक योग्य बुद्धिजीवी वर्ग लोगों का भी योगदान रहा था। फ्रांस की क्रांति में रूसो, वॉल्टेयर, दिदरोट, मॉन्टेस्क्यू इन सब ने लोगों में जन जागृति उत्पन्न करने में योगदान दिया था। रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप लोगों में जन जागृति आई और वे अपने शासक लुई 16वें के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करने को तैयार हो गए थे। इस प्रकार बुद्धिजीवी वर्ग ने फ्रांसीसी लोगों का मार्गदर्शन किया और उन्हें क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके अलावा फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों तथा बौद्धिक दार्शनिकों के योगदान के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस के लोगों ने अपने राजा लुई 16वें के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ ही इस क्रांति का सूत्रपात कर दिया जाता है और फ्रांस की राज्य क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ होती है। इस क्रांति में फ्रांस की प्रजा विजयी होती है तथा वहां का शासक लुई 16वें और रानी आंतोनेट पराजित कर दिए जाते हैं तथा उन्हें मृत्यु
दंड दिया जाता है। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाती है। तो इतिहासकार जे.ई. सवेन का ये कहना है कि फ्रांस की जो क्रांति थी वह मूलतः फ्रांस की निरंकुश शासन व्यवस्था तथा दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, विशेषाधिकारों एवं नौकरशाही के विरुद्ध थी। इतिहासकार जे.ई. सवेन का कहना है कि फ्रांस की क्रांति मूलतः फ्रांस की निरंकुश शासन व्यवस्था अर्थात लुई 16वें की निरंकुश शासन व्यवस्था, दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, समाज में भी उस समय असमानता थी, उच्च और निम्न वर्गों में समाज बंटा हुआ था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों से घृणा करते थे तथा उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। अतः निम्न वर्ग की जनता भी वह शासन के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए तैयार थी। इसके अलावा विशेषाधिकारों एवं नौकरशाही के विरुद्ध यह एक क्रांति थी। तो नौकरशाही वर्ग था वह भी भ्रष्ट था, प्रजा पर कर बढ़ा रखे थे। ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। इसके कारण फ्रांस की प्रजा में असंतोष फैला हुआ था। अतः उन्होंने 5 मई 1789 को स्टेटस जनरल के अधिवेशन के साथ ही इस क्रांति का बिगुल बजा दिया था। तो इस प्रकार 5 मई 1789 को फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसे कि इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उस समय काफी खराब थी। इस कारण फ्रांस की जनता में अपने भ्रष्ट शासन के विरुद्ध तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। यही कारण है कि फ्रांस की जनता ने अपने शासक के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। फ्रांस की राज्य क्रांति के पीछे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारण उत्तरदायी रहे थे। आज हम फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण कौन कौन से उत्तरदायी रहे थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक अर्थात राजनीतिक कारक कौन कौन से उत्तरदायी उस समय रहे थे। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण नंबर 1 है निरंकुश राजतंत्र, नंबर 2 अयोग्य शासक, नंबर 3 दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, नेक्स्ट है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, नेक्स्ट लुई 16 की अयोग्यता तथा रानी आंतोनेट की अदूरदर्शिता जो कि फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे थे। तो राजनीतिक कारण में नंबर 1 निरंकुश राजतंत्र। फ्रांस के राजा को लुई के नाम से जाना जाता था। निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस के जो भी शासक थे निरंकुश थे, स्वेच्छाचारी थे तथा मनमाना व्यवहार करते थे। राजा जो थे स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। लुई 16 से पहले लुई 14 कहा करता था मैं ही राज्य हूँ। लुई 14 ऐसा कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। उसके मुख से निकला हुआ शब्द ही कानून होता था। लोगों को उस समय किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। राजा किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता था और उसके
उसके साथ मनमाना व्यवहार किया जाता था। राजा इच्छानुसार व्यक्ति को कोई भी धन दे सकता था। राजा के असीमित अधिकारों पर अंकुश लगाने वाली उस समय कोई भी संस्था नहीं थी। फ्रांस में स्टेटस जनरल नामक एक संस्था थी। फ्रांस में स्टेटस जनरल नामक एक संस्था थी। जो कि राजा के निरंकुश व्यवहार पर प्रतिबंध लगा सकती थी, लेकिन पिछले 175 वर्षों से स्टेटस जनरल का अधिवेशन भी नहीं बुलाया गया था। इसके कारण जो फ्रांस के शासक थे, निरंकुश थे, भ्रष्ट थे, स्वेच्छाचारी थे तथा प्रजा पर मनमाना व्यवहार करते थे। प्रजा पर कर बढ़ा रखते थे, जो कर नहीं चुका पाता था। फ्रांस के शासक उनके साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार किया करते थे। नेक्स्ट है अयोग्य शासक। नंबर 2, निरंकुश राजतंत्र के बाद है अयोग्य शासक। फ्रांस के शासक केवल निरंकुश और स्वेच्छाचारी ही नहीं थे, बल्कि अयोग्य भी थे तथा अदूरदर्शी सम्राट थे। लुई 14वें 15वें दोनों ही अयोग्य और भ्रष्ट शासक रहे थे और उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते लुई 14वें 15वें लुई 16वें इन्होंने अपनी साम्राज्यवादी नीति के चलते हुए धन को पानी की तरह बहाया था। यह जो धन था प्रजा से कर लेकर एकत्रित किया गया था, जबकि प्रजा की भलाई के लिए तथा उनके सुधारात्मक कार्य हेतु शासक के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते थे। इस प्रकार लुई 16वें की अयोग्यता, विलासप्रियता तथा अदूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण जनता में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। अर्थात फ्रांस के जो शासक जो हुए लुई 14वें, लुई 15वें, लुई 16वें, ये सभी के सभी अयोग्य और भ्रष्ट शासक थे, अदूरदर्शी सम्राट थे, प्रजा के हितों का ध्यान नहीं रखते थे। अतः शासकों की अदूरदर्शितापूर्ण नीति भ्रष्ट शासन के विरुद्ध जनता में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था और इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के लिए जो पृष्ठभूमि थी वह अब तैयार होने लगी थी। लुई 16वें जो कि निरंतर कार्यों में ही अपना अधिकतर समय व्यतीत करता था। लुई 16वें में नेतृत्व की क्षमता नहीं थी। लुई 16वें के समय फ्रांस की आर्थिक दशा काफी खराब हो गई थी। अतः क्रांति के अतिरिक्त कोई और चारा प्रजा के लिए रह नहीं गया था। तो इस प्रकार अयोग्य शासक जो थे फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी थे, क्योंकि फ्रांस के राजा केवल निरंकुश और स्वेच्छाचारी ही नहीं थे, बल्कि अयोग्य सम्राट थे। प्रजा के हितों की उपेक्षा की जाती थी तथा प्रजा के सुधारात्मक कार्य हेतु ठोस कदम फ्रांस के शासकों के द्वारा नहीं उठाए गए थे, जिसके कारण फ्रांस की जनता में तीव्र आक्रोश फैल चुका था तथा क्रांति होना आवश्यक भावी था। नेक्स्ट है दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। तो इस प्रकार फ्रांस की जो न्याय व्यवस्था थी वह भी दोषपूर्ण रही थी, अर्थात पक्षपातपूर्ण थी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। एक ही अपराध के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया था। फ्रांस की न्याय प्रणाली के अंतर्गत
भाषा लैटिन थी, जिसे कि फ्रांसीसी भाषा जानने वाली आम जनता समझ नहीं पाती थी। अतः प्रजा के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता था तथा शासकों के द्वारा मनमाना व्यवहार और दंड की व्यवस्था प्रचलित थी। इसके कारण प्रजा में तीव्र रोष फैल चुका था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो फ्रांस की जनता को उस समय किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेखन का अधिकार, भाषण का अधिकार उस समय लोगों को प्राप्त नहीं थे। परिणाम स्वरूप लोगों को किसी प्रकार की उस समय कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। सरकार की आलोचना करने वाले को कठोर दंड उस समय दिया जाता था। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में भेजा जा सकता था तथा उससे के साथ मनमाना व्यवहार करते हुए उसे दंडित भी किया जा सकता था। उस समय फ्रांसीसी लोगों को सार्वजनिक सभाएं करने का भी अधिकार नहीं था, न ही उन्हें किसी प्रकार के संघ बनाने का कोई अधिकार मिला हुआ था। अतः जनता में फ्रांस की भ्रष्ट शासन व्यवस्था के विरुद्ध तीव्र आक्रोश फैल चुका था तथा अब वे हर हाल में स्वतंत्र होना चाहते थे। यही कारण है कि फ्रांसीसी राज्य क्रांति का जो मार्ग है, पृष्ठभूमि है, बनती चली गई और लोगों में भ्रष्ट शासन के विरुद्ध आक्रोश की भावना बढ़ती चली गई। इसके परिणाम स्वरूप 5 मई 1789 को जनता ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट है लुई 16वें की अयोग्यता। तो फ्रांस का सम्राट लुई 16वें जो कि तत्कालीन समय में मौजूद था, वह एक अयोग्य, विलासप्रिय और एक अदूरदर्शी सम्राट था। परिस्थितियों के अनुसार वह आचरण नहीं करता था। प्रजा पर उसने कर बढ़ा रखे थे। फ्रांस की आर्थिक दशा भी इस समय काफी खराब थी, लेकिन लुई 16वें ने फ्रांस की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु कोई कार्य नहीं किए थे, जिसके कारण प्रजा में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। लुई 16वें में आत्मविश्वास और दूरदर्शिता की नीति का अभाव था। लुई 16वें अपनी रानी आंतवानेट के प्रभाव में था और जो रानी आंतवानेट थी वह अपने सामंतों के प्रभाव में रहती थी। अतः उसने सामंतों के प्रभाव में आकर टर्गो और नेकर जैसे वित्त मंत्रियों के आर्थिक सुधारों को लागू करने से लुई 16वें ने मना कर दिया था, क्योंकि रानी आंतवानेट राजनीतिक कार्यों में अनुचित हस्तक्षेप करती थी। इसके कारण फ्रांस के शासक लुई 16वें ने फ्रांस की आर्थिक दशा सुधारने हेतु कोई विशेष कार्य नहीं किए थे। परिणाम स्वरूप देश की आर्थिक स्थिति थी काफी खराब होती जा रही थी। अतः जनता ने विवश होकर विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार लुई 16वें की योग्यता के कारण जनता में तीव्र आक्रोश पैदा हुआ था तथा अब वे अपने प्राणों का बलिदान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट, रानी आंतवानेट की अदूरदर्शितापूर्ण नीति। रानी आंतवानेट जो कि लुई 16वें की पत्नी रानी थी, ये राजनीतिक कार्यों में काफी हस्तक्षेप किया करती थी। रानी आंतवानेट जो कि एक अदूरदर्शी महिला थी और ये फ्रांसीसियों के व्यवहार से परिचित नहीं थी। वह प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप किया करती थी। लुई 16वें की रानी आंतवानेट प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप किया करती थी। रानी आंतवानेट स्वार्थी सामंतों और चाटुकर नौकरों के प्रभाव में अधिक रहती थी। रानी आंतवानेट एक घमंडी और फिजूल खर्ची महिला रही थी। उसने आर्थिक संकट के अवसर पर भी
जिसके परिणाम स्वरूप जनता में आक्रोश फैला हुआ था और फ्रांस के जो लोग थे वह रानी आंतोनेट से घृणा करते थे। अतः जनता चाहती थी कि फ्रांस की भ्रष्ट शासन व्यवस्था का अंत किया जाए और उसके स्थान पर अर्थात राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र स्थापित कर दिया जाए। इस प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति के जो राजनीतिक कारण थे इस प्रकार थे, जैसा कि निरंकुश राजतंत्र, फ्रांस के अयोग्य शासक, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, लुई 16वें की अयोग्यता और रानी आंतोनेट की अदूरदर्शितापूर्ण नीति के विरुद्ध जनता में तीव्र आक्रोश फैला हुआ था। अतः उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा करने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार फ्रांस की राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण यही समाप्त होते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति के सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण तथा इसका तत्कालीन कारण क्या रहा था